भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और जैसा आप सभी जानते हैं हमारे कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद हमारा पशुधन और आखिर में बात होगी कामयाब किसान की दास्तान की। कैसे आप भी इस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं ये बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी की, जिसमें आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो नई तकनीक है या कौन सी वो ऐसी फसल है जिसका चयन करके आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी, आप जागरूक होंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी आमदनी दोगुनी भी हो सकती है और फसल कोई भी हो आप उससे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं सारी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी की खास रिपोर्ट। किसान खेती के साथ कई काम कर सकता है जो मुख्य रूप से उसी से जुड़े होते हैं और इनको करने से जहां खेती में आ रही लागत कम होती है, वहीं किसानों की आय के साधनों में भी इजाफा होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जो न सिर्फ जैविक खेती करके पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि युवाओं को भी एक बेहतरीन रास्ता दिखा रहे हैं। खेती की हर विधा में पारंगत ये है किसान सुरेंद्र अवाना जी, जो राजस्थान की तपती धरती में भी हरियाली के बीज बो रहे हैं। वैसे जो ये जाने जाते हैं खेती के लिए, मछली पालन के लिए और पशुपालन के लिए, लेकिन इनकी एक और पहचान है जो इन्हें बाकी किसानों से अलग करती है और वो है पशु के अपशिष्ट के सही इस्तेमाल के लिए। आज अवाना जी पशुओं के गोबर से जैविक खाद बना रहे हैं, जिससे किसानों को आसानी से इसकी पूर्ति की जा सके। उनकी इस जैविक खाद में क्या क्या मिला होता है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री और पूरा देश के लोग जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करते हैं कि जैविक खेती को बढ़ाया जाए, लेकिन देसी गाय के बिना ये संभव नहीं है। जैसे ही हमने देसी गायों के यहाँ लाए, उसके बाद देखा कि हमारी मिट्टी और पानी थोड़ा वीक है, तो ये विचार आया कि क्यों नहीं इस देसी गाय के गोबर के साथ और जो तत्व चाहिए वो सारे मिला के एक जैविक खाद बनाया जाए। तो ये इसके अंदर हम पशुओं के अपशिष्ट का जो बेस्ट प्रबंधन कर रहे हैं, इसमें 50% तो देसी गाय का गोबर है, उसके अलावा बकरी की मींगनी है, भेड़ की मींगनी है, ऊँट के मींगने हैं, घोड़े की लीद है, मुर्गी की बीट है। ये अपशिष्ट ये सारे पशु पक्षी हमारे फार्म पे हैं और इनके जो वेस्ट है उसका बेस्ट प्रबंधन किया जा रहा है। उसके अलावा हम 10-15 चीज़ें और डाल रहे हैं जो हमारे राजस्थान के माइन से ही निकलती हैं, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, चारकोल है, जियोलाइट है, आदि हम डाल के और इसके अंदर तो मिक्स होता है और पीछे उसके अंदर ग्राइंड होने के बाद हम इसमें 20 लीटर गौमूत्र और थोड़ा सा गुड़ का सीरा मिला के और इसको तैयार करते हैं। ये हम हमारे फार्म पे भी यूज़ कर रहे हैं और किसानों को भी दे रहे हैं। जैसा पिछले टाइम जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको स्टार्टअप के अंदर लीजिए। हमने स्टार्टअप के अंदर अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया इस फार्म का, और उसके बाद आज हमें 18 लाख रुपए तो मिले हैं इसको और प्रमोट करने के लिए। वो इस बात के मिले हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को भी आप जैविक खेती खाद दो और बढ़ावा कर दो, उसके अलावा यहाँ रोज़गार मिले और दूसरे जो किसान हैं वो भी अगर देसी गायों की डेयरी करते हैं, पालते हैं, तो वो भी इस खाद को अपने फार्म पे भी बनाएं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे इसको स्टार्टअप योजना के अंदर किया। इससे क्या है कि हमारा फार्म भी जैविक खेती में आत्मनिर्भर हो गया और हम दूसरे युवाओं को भी सिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जैविक खेती करिए और ऐसा छोटा प्लांट लगा सकते हो तो वो भी लगाइए। ये तो हुआ एक पहलू,
अब दूसरे पर भी नजर डालते हैं। इस घर की दीवारें खड़ा करने में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ईंटें मिट्टी से नहीं बल्कि गोबर से बनी हुई है, जिसमें बाकी जरूरी चीजों का मिश्रण मिलाकर बनाया गया है। साथ ही घर की सजावट में काम आने वाले इन गमलों को भी गोबर से तैयार किया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों का दायरा असीमित है। बस जरूरत है तो सुरेंद्र अवाना बनने की, जो अपने प्रयासों से प्रकृति की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही युवाओं का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। युवाओं से मेरा ये कहना है कि आने वाला टाइम है ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक खाद और औषधीय पौधे, इन तीनों को अगर युवा करेंगे, जैसे हमारे औषधीय पौधे हैं, अभी कोरोना में हमारे जयपुर में, राजस्थान में, इंडिया में नहीं विदेशों में डिमांड बढ़ी है। और राजस्थान में 10 तो खरपतवार ऐसी हैं जिसमें क्या ये औषधीय हैं, और 10 औषधियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान की क्वालिटी वाइज है। जैसे एलोवेरा है, वो राजस्थान का एलोवेरा की बहुत अच्छी डिमांड है। और ये भांखड़ी जो है जिसको गोखरू होती है, ये हमारे खरपतवार में उग जाती है। तो युवाओं से मेरा कहना है कि औषधीय पौधों की तरफ, जैविक खेती और देसी गाय के साथ ये काम करिए। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। युवा क्या जल्दबाजी करते हैं, गाय को दूध के लिए पालते हैं, और दूसरा काम भी है वो जल्दबाजी, फ्रूट लगाया अभी 3 साल फिर फल देगा। तो थोड़ा पेशेंस रखेगा युवा, उद्योग का दर्जा देगा तो डेफिनेट इनकम डबल ही नहीं 3 गुना 4 गुना तक होगी। तो जाना आपने खेती किसानी में किस तरीके से बेहतर उत्पादन करके अच्छा लाभ भी आप कमा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन में, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं ना सिर्फ पशुपालन क्षेत्र की, इसके अलावा अगर बात की जाए मुर्गी पालन या मछली पालन क्षेत्र की, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं और इनके जरिए हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारा पशुपालन में आपके लिए क्या है फायदेमंद। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। अगर सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब 1 साल में ही इससे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में खेती के साथ साथ शुकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुकर से हर 6 महीने में बच्चे मिलते हैं। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा होता रहता है, जो इस व्यवसाय में संभावनाओं को बढ़ाता है। वहीं 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं, जो करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं, जबकि इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शुकर सामान्य तौर पर फल, सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाते हैं।
लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो शुकर को आहार में आलू, चुकंदर, गोभी, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण और नमक देना चाहिए। शुकर में हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोक, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। बहुउपयोगी शुकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सकें। आवास के साथ बाड़ी भी बनाना चाहिए जिससे शुकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना चाहिए। शूकरों को मुख्य रूप से शूकर ज्वर, खुरपका, मुंहपका, शूकर चेचक और गलघोंटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शूकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शूकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करें। किसान शूकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शूकर पालन किया जा सकता है। और चलिए अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जैसा आप सभी जानते हैं, कोई भी महीना हो उसमें बेहद ज़रूरी कि आप अपने जो आपके पशु हैं आप उनका ख्याल रखें। तो इसी सारी जानकारी के लिए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़, बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तान की। आप देखते रहिए गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जी हाँ, कामयाब किसान की दास्तान। और ये दास्तान आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक किसान एक सपना देखता है कामयाबी का, नई जानकारी को अपनाकर ना सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाए बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। और ऐसे ही जो सपने हैं जो हम आपको दास्तान दिखाते हैं, उन किसानों ने भी देखे और उनकी दास्तान आज हमारे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तो आइए कामयाब किसान की दास्तान में देखते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की दास्तान। भारत के उत्तर में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये वही राज्य है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था।
इस पर्वतीय क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो ज्यादातर वर्षा आधारित है। इन विषम परिस्थितियों में खेती कर गुजारा करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जिसने इन स्थितियों में भी जीने की कला सीख ली, वही कामयाब किसान कहलाया। हमारे सामने ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा के गांव गुना की रहने वाली महिला किसान सुधा गुणवंत का। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। सुधा करीब 35 साल पहले गुना आई। सुधा ने विरासत में मिले अपने खेतों और बागों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है। रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे ये पेड़ जी तोड़ मेहनत का नतीजा हैं। और इसके पीछे सिर्फ सुधा की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पति भुवन चंद और बेटे दीपक ने भी अपना पसीना बहाया है। इसीलिए परिवार की ये मेहनत चारों ओर चर्चा का विषय है। दूर से पहाड़ों पर दिखने वाली ये खूबसूरती अपने अंदर सैकड़ों इम्तिहान को समेटे है। पहाड़ों की पथरीली जमीन को चीरकर उसे हरी चुनर से ढकने का हुनर सब में नहीं होता। कुछ किसान विपरीत दशा में घुटने टेक पलायन पर मजबूर होकर गांव को छोड़कर चले गए। बचे वही जिनके इरादे हिमालय की तरह मजबूत थे। सुधा के परिवार ने हर समस्या का सामना किया और उसका समाधान भी निकाला। परिवार में आए विषम हालात ने सुधा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसके समाधान के लिए सुधा ने पैतृक बागों को आगे बढ़ाने का ठाना और लग गई जोर शोर से खेती के काम में। लक्ष्य निश्चित था, लेकिन राह कठिन। मजबूत इरादों ने हर कदम पर सुधा को ताकत दी। सुधा ने बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी किया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए जगह जगह जाकर प्रशिक्षण भी लिया। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे, तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्किया होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। खेती और बागवानी में इस पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का होना है। सुधा ने इसका भी तोड़ निकाला और बाग के आसपास पानी के टैंक बनवाए, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके, और इस पानी से खेतों और बागों में सिंचाई की समस्या का समाधान मिल गया। अपने इस प्रयोग में सफलता मिलने के बाद सुधा ने इसी तरह की करीब 10 टंकियां बनवाई। आज आलम ये है कि इनके खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा सुधा पॉली हाउस बनाकर बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बेहतर पैदावार के लिए पशुपालन से मिले गोबर से सुधा वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। आज आलम ये है कि सुधा की इस कामयाबी का कायल पूरा अल्मोड़ा है। लोग दूर दूर से उनकी सफलता के बारे में जानकारी लेने आते हैं। सुधा उन किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो पलायन को अंतिम विकल्प मान रहे हैं। तो देखिए आपने कामयाबी की दास्तां, लेकिन ये दास्तां आपकी भी हो सकती है अगर आप लगातार जागरूक रहें, जानकारी लेते रहें। और इसीलिए गांव किसान आप तक सारी जानकारी पहुंचाता है, क्या नई तकनीक है, कौन सी नई योजनाएं हैं जिनसे आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।